हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बोली, मानक भाषा और संपर्क भाषा। तो ये यूजीसी नेट का पेपर 2 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है। इसे मैं पूरा अरिहंत की बुक से कवर करवा रही हूँ। तो इसके 4 पार्ट पहले बन चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था हिंदी के विविध रूप, जिसमें 4 तरह के हमने हिंदी के रूप पढ़े थे। एक तो हिंदी, दूसरा था उर्दू, तीसरा था दक्खनी और चौथा था हिंदुस्तानी। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप की। हिंदी भाषा को पढ़ेंगे, लेकिन उसके कितने रूप हैं, जो हैं बोली, मानक भाषा और संपर्क भाषा के रूप में। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप में कि इसमें कहीं तो हिंदी भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, कहीं परिष्कृत भाषा के रूप में। तो क्षेत्रीय भाषा होती है कि जिस क्षेत्र में हिंदी बोली जा रही है तो वहाँ की भाषा का, वहाँ की बोली का वहाँ पे पुट आ जाता है। जैसे पंजाब में थोड़े से अलग टाइप की हिंदी बोली जाती है, गुजरात में अलग टाइप की, राजस्थान में थोड़ी सी अलग टाइप की। तो ये तो हो गई क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में। कहीं होती है परिष्कृत रूप में, जो कि राजभाषा, प्रशासनिक भाषा, संपर्क भाषा आदि के रूप में इसका मानक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो परिष्कृत रूप होता है जिसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप से प्रयुक्त होने वाली साधारण बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है। बोली में बोली में साहित्य का अभाव होता है। तो जो बोली होती है ना, तो जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ पे जो बोली जाती है सामान्य रूप से भाषा, उसे बोली कहते हैं। इसमें साहित्य का अभाव होता है। लोक साहित्य की रचना बोली में ही होती है। जो वहाँ का लोक साहित्य होता है, जैसे राजस्थानी का लोक साहित्य हो गया, तो उसकी रचना बोली में ही होगी। तो एक निश्चित बोली केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। बोली में देश शब्दों का पर्याप्त प्रभाव बना रहता है। तो देश शब्द होते हैं, अपने देश के शब्द होते हैं, बोली में उसका प्रभाव पर्याप्त रूप से बना रहता है। और बोली अपने क्षेत्र तक होती है, जैसे राजस्थान की बोली, गुजरात की बोली, पंजाब की बोली, एक्सेट्रा। यदि आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित भाषा है, तो इसकी बोलियां भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। हिंदी की बोलियां विश्व की सभी भाषाओं से संख्या में बहुत अधिक हैं। संख्या में अधिक होने के पश्चात भी इन बोलियों में पारस्परिक संबद्धता और साम्य देखने को मिलता है। सभी बोलियां एक दूसरे की पूरक दिखाई देती हैं। इसके बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं है। व्याकरण, शब्द, ध्वनि, प्रकृति आदि के दृष्टिकोण से सभी बोलियां परस्पर समानता रखती हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये संपूर्ण बोलियां अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ समझी जाती हैं। मध्यकाल में पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा तथा पूर्वी हिंदी की अवधी भाषा को साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि मध्यकाल में पश्चिमी हिंदी की में जो था वो ब्रजभाषा को, और पूर्वी हिंदी में अवधी भाषा को साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था। यानी कि पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा और पूर्वी हिंदी में अवधी भाषा में ही ज़्यादातर साहित्यिक रचना की जाती थी। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा ने हजारों वर्षों तक शासन किया। अष्टछाप के कवियों में, अष्टछाप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे भक्ति काल में तो उसमें भी इन सब का नाम आएगा। तो अष्टछाप में 8 कवि थे, जिसमें सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, गोविंददास, छीत स्वामी आदि ने ब्रजभाषा को तत्कालिक साहित्य की प्रमुख भाषा के रूप में प्रस्तुत किया था। कालांतर में बिहारी, रसखान, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, नरोत्तम दास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि कवियों ने ब्रजभाषा को परिपक्वता प्रदान की। अवध क्षेत्र की अवधी भाषा को मुख्यतः तुलसीदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक महत्वपूर्ण साहित्यिक भाषा का रूप प्राप्त करने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। अन्य कवियों में ईश्वरदास, अग्रदास, रहीम, लालदास, उस्मान आदि अवधी के महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। खड़ी बोली में भी पद्य साहित्य और गद्य साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति की। भारतेंदु युग से अब तक खड़ी बोली साहित्यिक रूप से अति समृद्ध भाषा रही है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये रचना, ये जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी, उनका ये महाकाव्य है और किस बोली में लिखा गया है? खड़ी बोली में। ठीक है, तो अगर ये लिखा जाता है कि प्रथम महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का कौन सा है, तो वो है कामायनी, और किस बोली में लिखा गया है? खड़ी बोली में। इसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने खड़ी बोली में अतुकांत काव्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गद्य साहित्य के विविध रूपों में भी खड़ी बोली ने बहुत विकास किया।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि महान साहित्यकारों ने गद्य की विभिन्न विधाओं में खड़ी बोली को समृद्ध कर दिया था। राजस्थानी हिंदी की विभिन्न बोलियों में भी साहित्यिक रचनाएं हुई। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख रचनाएं हैं बीसलदेव रासो, जो नरपति नाले ने लिखा है। ढोला मारूरा दुहा, ये कुशल रायवाचक द्वारा लिखा गया है। वीर सतसई वियोगी हरि द्वारा लिखा गया है। दादू, मीरा आदि संतों और भक्तों ने भी अपना साहित्य राजस्थानी में लिखा था। सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज राठौड़ प्राचीन राजस्थानी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। तो जिन पे ये मैंने कलर किया हुआ है, आप इनको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे भी बढ़ेंगे हम इसके बारे में, लेकिन इसमें से क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो आप अभी इसको लर्न कर लीजिएगा कि राजस्थानी हिंदी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। बीसलदेव रासो, ढोला मारूरा दुआ और वीर सतसई और दादू, मीरा आदि संतों ने राजस्थानी में अपना साहित्य लिखा था। सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज राठौड़ प्राचीन राजस्थानी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। पहाड़ी हिंदी की गढ़वाली बोली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। बिहारी हिंदी को भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियों भी साहित्यिक रचना में समर्थ रही हैं। विद्यापति को मैथिली का कोकिल कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि मैथिली का कोकिल किसे कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है विद्यापति को। तो निष्कर्षतः इतने विशाल भूभाग में बोली जाने वाली हिंदी बोलियों में जो साम्य दिखता है वह दर्शाता है कि इन सभी बोलियों को चेतन बनाने वाली आत्मा एक ही है, जिससे वे अगली विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया बोली के बारे में। अब पढ़ते हैं हम मानक भाषा के बारे में। मानक भाषा वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो। हिंदी की अनेक बोलियां व उपबोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली को मानक हिंदी का नाम दिया गया है। इसी खड़ी बोली से हिंदी में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। इस खड़ी बोली के अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय भाषाएं समाविष्ट नहीं होती। तो खड़ी बोली को किसका नाम दिया गया है, मानक हिंदी का। और मानक हिंदी को मानक हिंदी किसका नाम दिया गया है, खड़ी बोली का। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानक हिंदी खड़ी बोली का नाम है। तो संपूर्ण देश में भाषा में एकरूपता व उसे अनुशासित रखने के लिए मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। मानक का अर्थ होता है परिनिष्ठित, आदर्श या श्रेष्ठ। तो सबसे परिनिष्ठित, आदर्श और श्रेष्ठ भाषा कौन सी हुई, खड़ी बोली। भाषा के जिस रूप में व्यवहार, शिक्षा, प्रशासनिक कार्य, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप में इसमें उपस्थित विविध विषमताओं को दूर करके उसमें सामान्यता लाकर एक रूप कर लिया जाता है, मानक रूप दे दिया जाता है उसे, तो वही भाषा का मानक रूप होता है। किसी क्षेत्र की स्थानीय या आंचलिक बोली का शब्द भंडार सीमित होता है तथा उसका कोई नियमित व्याकरण भी नहीं होता, जिसके कारण इसे आधिकारिक या व्यवहारिक भाषा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि किसी भी क्षेत्र की स्थानीय भाषा है, आंचलिक भाषा है, जिस आंचल में वो बोली जाती है, जिस एरिया में बोली जाती है, तो उसमें शब्द भंडार सीमित होता है, इसलिए उसे मानक रूप नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए ऐसी बोली विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि कारणों से अपना व्याकरण रूप से विकसित हो जाती है, जो कि पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में लिखित रूप में प्रयोग होने लगता है। तो इस प्रकार वह बोली एक मानक भाषा बन जाती है। भाषा प्रयोग की दृष्टि से वह बोली व्यापक हो जाती है और एक आदर्श परिनिष्ठता को प्राप्त कर लेती है। इसकी एक मानक शब्दावली का जन्म होता है, जिसमें यह मानक भाषा शुद्ध व परिमार्जित हो जाती है। तो जैसे हम व्याकरण पढ़ते हैं हिंदी का, तो वो मानक भाषा है, ये शुद्ध और पूरी तरीके से परिमार्जित है, परिष्कृत है। भाषा का मानकीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय भाषा के स्तर पर चाबी को लेकर अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे कहीं पर चाबी को कुंजी, कहीं पर खोलनी, कहीं पर चाबी बोला जाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि पूरे हिंदी प्रदेश में चाबी को खोलनी या कुंजी कहा जाए और सभी को समझ में आ जाए। तो जिस क्षेत्र में, जिस आंचलिक एरिया में चाबी को खोलनी या कुंजी कहा जाता है, वहाँ तो वो समझ जाएंगे कि चाबी के लिए प्रयोग हो रहा है। लेकिन मान लो गुजरात में इसे कुंजी कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे कुछ और बोला जाता है, तो कुंजी नाम से वहाँ के लोग नहीं समझेंगे। तो चाबी वर्ड को एक मानक रूप दे दिया गया है कि चाबी से किसी भी एरिया में लोग रहते हैं वो समझ जाएंगे चाबी मतलब
किसी ताले की चाबी जिससे कि ताला खुलता है। तो खोलनी कुंजी वगैरह तो वहाँ की भाषा है, जिस एरिया में बोली जाती है क्षेत्रीय, तो वहाँ से खोलनी या कुंजी से समझे ना समझे, चाबी से वो समझ जाएंगे। इसी को कहा जाता है मानक भाषा। इसलिए इस शब्द के लिए एक मानक रूप चाबी को स्वीकृत कर दिया जाता है कि चाबी को सभी लोग जानते हैं कि ताले को खोलने वाली जो वस्तु है वो चाबी कहलाती है। तो चाबी को स्वीकृत कर लिया जाए तो पूरा हिंदी प्रदेश इसके प्रयोग को समझ जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा का मानकीकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। एक आदर्श या मानक भाषा अपने आप में जीवंत, स्वायत्त और ऐतिहासिक होती है। तो अभी हमने इसके 2 पार्ट पढ़ लिए हिंदी भाषा के प्रयोग के, एक तो बोली और दूसरा मानक भाषा। अब इसका एक और रूप पढ़ते हैं, वो है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो हमें अन्य लोगों के संपर्क में लाए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्तमान में अंग्रेजी संपर्क भाषा का कार्य कर रही है, क्योंकि यदि हमें तमिल भाषी व्यक्ति से संपर्क साधना है तो तमिल आनी चाहिए, अन्यथा अंग्रेजी आनी चाहिए। प्रत्येक जाति या देश की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, एक ऐसी भाषा जो उस देश में कहीं भी चले जाने पर काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देशव्यापी हो। भारत में हिंदी संपर्क भाषा काफ़ी लंबे समय से रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संपर्क भाषा की बात हो रही है और भाषा की राष्ट्रभाषा इसे अभी तक नहीं माना गया है। क्यों? इसका रीज़न हम अगले आने वाले पार्ट में करेंगे। तो भारत में हिंदी संपर्क भाषा काफ़ी समय से रही है। दक्षिण से आकर मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और अन्य आचार्य संपूर्ण भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। तो जब हम भक्ति काव्य पढ़ेंगे तब इन सभी आचार्यों का नाम आएगा, इनका जीवन काल आएगा और इनके जो संगठन इन्होंने बनाया था उसका भी नाम आएगा। तो अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तो दक्षिण के तीर्थों जैसे कि तिरुपति, मदुरई, कन्याकुमारी और रामेश्वर तक उत्तर भारत के लोग जाते थे। उत्तर भारत मतलब जो साउथ के लोग हैं, तो हिंदी का प्रयोग होता था। वर्तमान में रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हिंदी का बेहतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी प्रदेशों के लोग हिंदी प्रदेशों में आकर सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं तथा वे शीघ्र हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदी की संपर्क भाषा रूप में हिंदी का उज्ज्वल रूप होता जा रहा है। तो जो हमारी हिंदी है वो संपर्क भाषा में उसका जो रूप है वो उज्ज्वल हो रहा है। तो अभी हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं इसके, हिंदी भाषा प्रयोग के 3 पार्ट हमने पढ़ लिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है और इसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे राजभाषा अधिनियम 1976 में क्या कहा गया है और हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या होती है। तो अगली वीडियो के टॉपिक हमारे ये होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ।